तो गाइस रियलिटी ये है कि इंडिया ना कभी चाइना की बराबरी कर ही नहीं सकता। आखिर ऐसा क्यों है? सो गाइस आज हम इस वाली वीडियो में एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर इंडिया से क्यों आखिर इतना ज़्यादा पीछे है। बल्कि चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ था, बल्कि लेकिन ऐसा फिर भी ऐसा क्यों है तो मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त काफ़ी सारे पॉइंट्स में डिस्कस करने वाले, जैसे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, जितने भी होते हैं पॉइंट्स जो कि कंट्री की वेल्थ वगैरह, उसकी जीडीपी वगैरह नापने के लिए या फिर किसी से कंपेयर करने के लिए ज़रूरी होती है। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ना गाइस ये वाली ग्राफ देखो, जो 1987 के आसपास आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिया और चाइना ना बिल्कुल ही बराबर जैसे थे। मतलब जैसे इक्वली हम लोग मान सकते हैं इंडिया चाइना बिल्कुल बराबर ही थे। तो फिर अचानक से आप देख सकते हैं ना कितनी ज़्यादा फिर चाइना की ग्रोथ हुई एंड इंडिया थोड़ी थोड़ी ग्रोथ से ऐसे आगे बढ़ता रहा। सो आखिर ऐसे क्यों है, सो अभी बात करने वाले हैं फुल डिटेल में, ठीक है। तो देखो इस वीडियो को मैंने 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें कि मैं आपको हर एक सेक्टर के पॉइंट्स वगैरह बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो आखिर कैसा क्यों है, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया ना गाइस कब आज़ाद हुआ था 1947 में, वहीं चाइना कब आज़ाद हुआ था 1949 में। ये तो हमें पता ही चल गया था क्या है कि चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ था। लेकिन उसने क्या किया था, जो उसने सबसे पहले ही चाइना में रिफॉर्म ला दिए थे। जो भी वहाँ पे रूलर था, मतलब जो वहाँ पे पार्टी थी, उसने सबसे पहले रिफॉर्म ला दिए थे। 1978 में उसने रिफॉर्म ला दिए थे। और इंडिया का तो इंडिया में बैठे रहे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी जो पॉलिटिकल चीज़ें भी चल रही थी और इंटरनल चीज़ें भी थी। जैसे कि क्या किया था ब्रिटेन वालों ने, हमारे काफ़ी सारे अलग अलग करके चले गए थे ना, तो उनको एक ही में मेंटेन करना, स्टेट्स को सभी को बराबर में लेके आना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। लेकिन चाइना क्या कर रहा था उस टाइम, क्या कर रहा था, रिफॉर्म्स वगैरह उसने सीधा ला दिए थे। और वह दफ़े कहीं हमें ये भी जानना चाहिए कि चाइना ना एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, वही इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो क्या होता है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, उसमें काफ़ी सारे फास्ट डिसीजन मेकिंग होते हैं, रिफॉर्म्स उसमें आसानी से लिए जा सकते हैं। वहीं अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में एक डेमोक्रेटिव गवर्नमेंट है, तो उसमें क्या होता है, जो भी डिसीज़न वगैरह लिए जाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। तो ये तो बात तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो डेमोक्रेसी होती है वो अच्छी भी हो सकती है और ख़राब भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कौन सी गवर्नमेंट वगैरह ऐसे किस हिसाब से, ठीक है। सो क्या होता है कि चाइना में ना पहले रिफॉर्म वगैरह स्टार्ट कर दिए जाते हैं। वहीं अगर इंडिया में रिफॉर्म की बात करें तो वो 1991 में रिफॉर्म आया था। सोच सकते हो ना कितना ज़्यादा लेट, और इसके काफ़ी ज़्यादा कारण भी हैं, ठीक है। इंडिया ने 1991 में लिबरलाइजेशन लाया, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि अगर आप स्टूडेंट हो तो ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। पता ही होगा क्योंकि 11th-12th में ये पढ़ाया गया है, अगर आप आर्ट या फिर कॉमर्स से हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि आखिर किस लिए होता है, कि हिस्ट्री में, क्योंकि सबसे पहले रिफॉर्म्स लेके आया था चाइना है, जिसकी वजह से उसको उसी हिसाब से देखने को भी मिला। वही 1991 में इंडिया रिफॉर्म्स लेके आया था, जिसका बाद में उसको थोड़ा बहुत फल भी देखने को मिला। लेकिन क्या है, चाइना अभी काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है, तो उस हिसाब से फिर हमें आगे बात करनी है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि चैप्टर 2 में अब बात करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि एक इकोनॉमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा उसका वो होना चाहिए, सबसे ज़्यादा काम उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होता है। वहीं अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या है सेक्टर डिवाइड, उसमें सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा ही चलता है। फिर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, तो गाइस आप तो जानते हैं मैन्युफैक्चर तो सबसे ही कम है, 3rd नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा हमें सर्विस सेक्टर पे डिपेंड है हमारी पूरी इकोनॉमी। वहीं चाइना क्या फोकस करता है, उसने स्टार्टिंग से ही फोकस हमने किया है एक वर्ल्ड की फैक्ट्री बनने में। एंड आप ये भी जानते हो जितनी फेमस कंपनीज़ हैं वो ज़्यादातर चाइना में भी अपने सामान को बनाने में मतलब फोकस करती है, क्योंकि चाइना ने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि आखिर वो कैसे वर्ल्ड की फैक्ट्री बन सकते हैं, फोकस किया आखिर वो कैसे मैन्युफैक्चर बन सकता है सबसे ज़्यादा बड़ा पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और वहीं अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है किसकी, जॉब्स वगैरह की और ये सर्विसेज वगैरह की, ऐसी चीज़ों पे इंडिया ने स्टार्टिंग से ही प्रायोरिटी दी है। तो इसी का ही हमें परिणाम देखने को मिलता है। जैसे कि 2023 का हम लोग जीडीपी देखें चाइना की, वो चाइना की जीडीपी थी अराउंड 17 ट्रिलियन। और वहीं अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें तो वो थी 3 to 4 के बीच में, ठीक है, 3.5 ट्रिलियन के आसपास, ठीक है। ये 2023 की है।
सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, वहीं आखिर वो कितने इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए तो चाइना ने कहीं से एक्सपोर्ट किया था $3.6 ट्रिलियन। इतनी तो कहीं इंडिया की जीडीपी थी उस टाइम। और वहीं इंडिया ने एक्सपोर्ट्स किया था $717 बिलियन का। तो आप लोग सोच सकते हैं ना कितना ज़्यादा ये डिफरेंस है गाइस। चाइना का जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट है उतना तो काफ़ी सारे देशों की जीडीपी वगैरह होती है। तो आप सोच सकते हैं बल्कि जीडीपी भी काफ़ी कम है काफ़ी देशों की, तो इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है उसका। वहीं इंडिया का आप देख सकते हैं $717 बिलियन। एंड कहने को तो ये होता है कि इंडिया की ना काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो रही है जीडीपी, जैसे 5 से लेकर 7% ऐसा कुछ हो रही है, क्योंकि अभी तो 5% चल रहा है, ठीक है। और वहीं चाइना की देखो तो चाइना कम के भी साथ में, क्योंकि उसका परसेंटेज जीडीपी देखो उसके, तो चाइना की जीडीपी का कुछ परसेंटेज उतने हिसाब से बढ़ती है जो कि 3.6 ट्रिलियन हो रही है। तो आप लोग सोच सकते हैं ना इस कितना ज़्यादा हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है इधर ही में। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है जीडीपी में। और फिर भाई अगर बात करें फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्कफोर्स की, ठीक है। तो चाइना ने क्या किया है, स्टार्टिंग से ही ना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, जैसे कि हाई स्पीड रेल, BRI एंड मेगा सिटीज़। ये तो आप लोग जानते हैं, और चाइना इस चीज़ के लिए फेमस हुए हैं। इवन कि कहीं यूनाइटेड स्टेट्स भी आजकल क्या कर रहा है, उससे कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर इंडिया तो आप लोग देख ही सकते हैं। और इंडिया ने क्या किया था, और इंडिया क्या है आज तक भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अंडर डेवलप्ड के, जैसे रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स अभी यही बनाने में भी लगा हुआ है, वो भी इतने एडवांस वगैरह नहीं है। हम लोग सोच सकते हैं ना कि इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और वहीं अगर चाइना के वर्कफोर्स की बात करें, चाइना में स्किल लेबर है, और लेबर्स की भी एक अलग ही सेक्शन बनाया हुआ है, क्योंकि पहली बात तो वहाँ पे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, तो काफ़ी सारा आसान हो जाती है चीज़ों को मैनेज करना एक गवर्नमेंट के लिए। इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा कारण है। और अगर नीचे की बात करें तो करप्शन वगैरह तो वो तो पता ही है इसका है, ठीक है। और जो इंडिया का लेबर फोर्स है वो गाइज वो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट 4 की, जो कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड जियोपॉलिटिकल्स। चाइना ने क्या है गाइज किस पे फोकस किया है, AI पे, रोबोटिक्स पे और रिन्यूएबल एनर्जी पे, ठीक है। उसने अपना जीडीपी का 2.4% अपना जीडीपी स्पेंड कर रखा है किसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। वहीं अगर इंडिया की बात करें, वो बस खाली क्या करता है उसमें, मतलब इंडिया में क्या है कि स्टार्टअप्स तो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन क्या है गवर्नमेंट की सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा कमी है उसमें। और उसमें लैक ऑफ गवर्नमेंट की सपोर्ट इसमें भी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा कमी है गवर्नमेंट, तो ये भी एक कारण है, ठीक है। और अगर जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो चाइना क्या है ग्लोबली अपना फैलाना चाहता है, जैसे कि एम्बिशंस। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो वो रीजनल फोकस करते हैं। अभी बात करते हैं पॉइंट 4 की, द रोड अहेड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। इंडिया की क्या है इस चैलेंजेस, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसी एग्जीक्यूशन। ये काफ़ी ज़्यादा बड़े चैलेंजेस है, जैसे पॉलिसी एग्जीक्यूशन, क्योंकि एक डेमोक्रेसी है तो उसमें पॉलिसी एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ब्यूरोक्रेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये तो मेन ही होता है एक कंट्री की इकोनॉमी में, ठीक है। वहीं चाइना क्या फेस कर रहा है चैलेंजेस, जैसे कि एजिंग पॉपुलेशन, मतलब कि वहाँ पे आपको पता है कि वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी, तो जिसकी वजह से तो जो वहाँ पे पहले वाले वो इनकी एज होने लगी है, मतलब यूथ पॉपुलेशन नहीं है कुल मिला के चाइना में। और यहाँ पे एक इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी ये भी होती है कि यहाँ पे यूथफुल पॉपुलेशन है, जो कि मेक इन इंडिया को एंड डिजिटल इंडिया के ऐसे चीज़ों को सपोर्ट कर सकती है। ठीक है, वैसे तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बस खाली फोकस करने की ज़रूरत है कंट्री को ग्रोथ करने में। वहीं अगर एक कंट्री की ग्रोथ की तो उसके सिटीजन्स भी काफ़ी ज़्यादा वो होते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो वो तो हमें पता ही है गाइस इंडिया के सिटीजन्स के बारे में। तो अब कंक्लूजन की बात करते हैं, क्या इसका कंक्लूजन ये है कि चाइना ये एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखता है, जिससे रैपिड ग्रोथ उसको चाइना को मिलती रहती है। वही इंडिया पे एक डेमोक्रेसी है जो कि क्या कर देती है, रिफॉर्म्स को काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देती है, ठीक है। इंडिया के पास ना काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था, बट उसको क्या है रिफॉर्म्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, सो गाइस एंड में एक ही बात फिर आती है सामने, क्या इंडिया मतलब क्लोज जो भी गैप है वो उसको फिल कर सकती है क्या, चाइना और इंडिया के बीच जितना भी गैप है, क्या इंडिया उसको फिल कर सकता है आने वाले टाइम में। तो अपने व्यूज़ को कमेंट में बताना, और चैनल को